नमस्कार। प्रोग्राम चर्चाए खास आप देख रहे हैं दैनिक उत्तम हिंदू टीवी और मैं हूं रचना सेवक। और अपने इस प्रोग्राम में हम चर्चा करते हैं अपने देश और विदेश से जुड़े हुए कुछ अहम राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक मुद्दों की। और इस प्रोग्राम में खास चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद दैनिक उत्तम हिंदू टीवी के मुख्य संपादक इरविन खन्ना जी। तो सबसे पहले तो नमस्कार। प्रोग्राम में सर का बहुत बहुत स्वागत। और आज प्रोग्राम चर्चाए खास की शुरुआत पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को श्री अकाल तख्त साहिब पर तलब किए जाने के साथ। सर, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को श्री अकाल तख्त साहिब सचिवालय में तलब किया गया है और मान 15 जनवरी को वहां जाएंगे। तो आप इस सारे घटनाक्रम की महत्ता और इसके राजनीतिक प्रभावों को किस तरह से देखते हैं? देखिए, हमने पिछली चर्चा खास में जो एपिसोड था उसमें जो बात कही थी कि 328 जी। जो पावन स्वरूपों के लापता होने का मुद्दा जो गरमाएगा, ये उसी की अगली कड़ी है। बिल्कुल। भगवंत मान ने मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं नम्रता पूर्वक एक साधारण सिख की तरह नंगे पांव जाऊंगा सरकार का, और मेरे जो मैं स्पष्टीकरण अपना दूंगा उसको लाइव टेलीकास्ट करूँ, जिसको अकाल तख्त ने कहा नहीं। और ये पहली दफ़ा है जो एक जो कहते साबित सिख नहीं है, मान कक्के वाले नहीं है, तो इनको उन्होंने सेक्रेटरीट में बनाया ये फैसला। उससे पहले जो बादल भी, बरनाला भी, अगर इतिहास में जाए तो महाराजा रणजीत सिंह को भी तलब किया गया। ये एक जो परंपरा है सिख धर्म में उसमें है, और एक सिख के नाते उन्होंने भगवंत मान ने मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया और जाएंगे। अब रही बात, तो उन्होंने श्री अकाल तख्त साहब ने जो बुलाया है, तो ये उन पे और है कि उन्होंने गोलक को लेकर बयान दिए और उसकी स्पष्टीकरण मांगेंगे। मेरा ये मानना है कि जब एफआईआर दर्ज हो गई 328 सूपों को लेकर लापता होने की, तो उसके बाद सतिंदर कोहली और 2 और अन्य गिरफ्तार किए गए। और ये जो है ये सुखबीर बादल के बहुत नज़दीकी है, और एसजीपीसी पर भी सुखबीर बादल धड़े का कब्जा है। तो उसको देखते हुए ये अकाल तख्त साहब ने जो बुलाया है, तो ये है कि उनको अकाल तख्त साहब ने एसजीपीसी को भी हिदायत दी है कि आपने सरकार को सहयोग नहीं देना, जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनी है उसको सहयोग नहीं देना और सारा। तो ये एक धर्म और राजनीति का जो होता है ना गोलमोल, वो शुरू हो गया है। और इसमें सबसे बड़ी समस्या जो पंजाब के लिए मैं समझता हूँ कि अगर इसमें संतुलन ना रहा, कहीं सरकार के या एसजीपीसी दोनों अपनी अपनी जगह संतुलन बनाने में असफल रहे, तो पंजाब को बहुत नुकसान हो सकता है। एक तो वहाँ हालात बिगड़ सकते हैं क्योंकि बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। दूसरी, जो सरकार को जो इस समय जो आम आदमी पार्टी सरकार जो एक सॉलिड पॉइंट पे खड़ी है, अपने आधार पे खड़ी है, उसका कारण ये है कि देखिए 1920 में बनी निकाल ये एसजीपीसी, 2020 में ये मतलब पूरे 100 साल बाद ये बात उठी स्वरूपों की। और जब इसकी रिपोर्ट आई ना, देखिए इसमें थोड़ा सा और पीछे जाए, ये 328 तो हुए जो उनकी श्रोमणी प्रबंधक कमेटी के, क्योंकि वही छापती है स्वरूप, और कोई छाप नहीं सकता, और वही आगे डिस्ट्रीब्यूट करती है, एक अधिकार है उनका अपना। तो 328 तो वो स्वरूप है जो उन्होंने छुपाए लेकिन बाद में गुम हो गए। पर इसके बाद जो रिपोर्ट आई है इंटरनल उनकी जो आई है, उसमें आई है 186 स्वरूप ऐसे हैं जो प्रकाशित हुए और बिना बिल के बिना आज्ञा के प्रकाशित हुए, किसी ने कहा भी नहीं है, और बिना बिल के बेच भी दिए गए, वो बिके। तो ये एक आर्थिक और धार्मिक दोनों दृष्टि से एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो एक तो सरकार के पास ये मुद्दा है कि दूसरी जो अकाली दल को लगता है, देखिए जो अगर सरकार कदम घेरती है सतिंदर कोहली और जो दूसरे हैं, तो ये राजनीतिक रूप से सुखबीर बादल कटघरे में या एक कोने में जिसको कहते हैं वो आ जाएंगे। तो दूसरा आप आदमी जो सरकार का निर्णय जो टकराव के तरफ जा रहे हैं, वो है कि देखो इन्होंने अनंतपुर साहब में विशेष विधानसभा सत्र किया, उसमें 3 जो शहर है उनको धार्मिक किया, और इससे पहले 2023 में
ये मान सरकार ने जो हरमंदर साहब से गुरबानी का प्रसारण होता है, वो भी आरोप है कि सुखबीर बादल के नज़दीकी के पास उसका कॉन्ट्रैक्ट है। तो इन्होंने गुरुद्वारा एक्ट में अमेंडमेंट करके किया कि फ्री कर देना, वो उसके एकाधिकार ना हो। तो ये 3 मुद्दे तो वैसे ही प्रोग्राम में चल रहे हैं, साथ में स्वरूप का मुद्दा आ गया। तो अब लगता यह है कि 2027 के चुनाव को देखते हुए ये टकराव राजनीतिक बढ़ेगा और इसमें मान सरकार इस समय उसका मैं समझता हूँ कि अपर हैंड है। पर इसके बाद जब आगे की कार्रवाई चलेगी, क्योंकि ये एक धार्मिक मामला है, एसजीपीसी और अकाल तख्त को चेतावनी, मतलब अकाल तख्त के हम तो बोल ही कोई नहीं सकते, पर एक बात स्पष्ट है कि अकाल तख्त राजनीतिक रूप से कोई सजा तो दे नहीं सकती, ना दूसरी, वो तो धार्मिक सजाएं लगाएगी जो लगाएगी, तो वो मानने को स्वीकार होंगे। तो अगर वो खुद मानते हैं और निभा देते हैं, और उसके बाद कार्रवाई स्वरूपों को लेकर भी होती है, और फिर अकाली दल बादल, क्योंकि तरन तारण के उपचुनाव में दूसरी पार्टी बड़ी अकाली दल बादल ही आई है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के सामने निशाने पे वो है। तो वो है कि सुखबीर बादल की छवि या अकाली दल बादल की छवि, और इसके उस पर कोई ना कोई दाग लगाया जाए, उस पर दबाव बनाया जाए। तो इस दबाव बनाने की प्रक्रिया में कांग्रेस भी मान सरकार के साथ है, भाजपा भी मान सरकार के साथ है, अकाली दल का जो श्रोमणी अकाली दल बादल और पंजाब जिन्होंने अपना नाम रखना मांग की है, जो आगे धड़ा कह लें या अकाली दल पुनर्जीत जो है, उनको वो भी इनके साथ है। तो एक अकेले अकाली दल बादल और एसजीपीसी, ये दोनों पे दबाव बढ़ेगा इस बढ़ते, पर इस दबाव का जो संतुलन अगर नहीं बनता तो फिर एक तनाव वाली और टकराव वाली स्थिति पंजाब के लिए घातक सिद्ध होगी। और ये दबाव शेयर मात का जो खेल है, ये 27 तक तो चलेगा इसके बस ये है कि इसका रुख नकारात्मक तरफ अगर जाता है, जब बैलेंस नहीं रखती, किसी तरह सरकार पे फिसल जाती है या ऐसी बीसी कोई अपना, तो फिर ये खतरे की घंटी है। इसको बड़े संवेदनशील मुद्दा है, धार्मिक मुद्दा है और भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है, तो उसको धीरे से आराम से और संयम के साथ ही सारा निभाना चाहिए। बाकी उन्होंने पेश होना, उसके बाद स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी क्या स्थिति है। बिल्कुल। आगे बात करेंगे मान सरकार की नशों के खात्मे के लिए शुरू की गई मुहिम युद्ध नशा विरुद्ध की। सर, मान सरकार की नशों के खात्मे के लिए शुरू की गई मुहिम युद्ध नशा विरुद्ध के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। तो पंजाब को नशा मुक्त करने की दिशा में शुरू किए गए इस अभियान के बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, जो एक तो मैं समझता हूँ कि एक स्वागत योग्य कदम है। बिल्कुल सर। युद्ध नशा विरुद्ध जो पहला चरण था वो काफ़ी अभी भी, मतलब जो इन्होंने दूसरा चरण अब 9 जनवरी से शुरू किया, तो उसमें कोई 30,000 के करीब इन्होंने एफआईआर दर्ज किया, और इतने हज़ार के करीब ही जो नशा तस्कर हैं वो पकड़े गए हैं। 20,000 के करीब जो नशा पीड़ित थे वो उनको पुनर्वास हुआ, उनको इलाज कराया और ठीक हो गए। लेकिन समस्या खड़ी है अभी। इसका कारण यह है कि आदमी जब आदत किसी चीज़ की बन जाती है तो आदत बदलना बड़ी मुश्किल हो जाती है, बहुत मुश्किल होती है। कि अगर हम, ये तो नशे की बात है, अगर हम साधारण कुछ चाय की ले लें, कोई किसी खाने की आदत ले, तो आइसक्रीम ले जाए, वो तो एक ब्रांड पे जिस पे आप टिके होते हैं उसी पे रहते हैं, कि जल्दी चाय भी नहीं बदलना चाहते, पत्ती नहीं बदलते आप, हाँ भाई यही चल रहे हैं। तो जो तो नशा है, तो नशा जिसको लगा वो छोड़ना बड़ा मुश्किल है। पर इस दूसरे चरण में देखिए, पहला चरण था कानून की दृष्टि से, तो उन्होंने मुकदमे बनाए, सारा कुछ किया। लेकिन इस चरण की सबसे बड़ी बात पिंड के पहरेदार जो उन्होंने अनाउंस किया, इसमें है कि उन्होंने समाज की भागीदारी, बिल्कुल ये समस्या समाज की भागीदारी के बिना हल ही नहीं हो सकती थी। ये दूसरे चरण में उन्होंने जो समाज की भागीदारी का लिया, ये सबसे महत्वपूर्ण पहले, और इसके क्योंकि ये लंबी दौड़ है, अगर पिछली सरकार ने कुछ किया होता तो शायद पंजाब बच जाता, पंजाब का युवा बच जाता।
पिछली सरकारों ने इतनी गंभीरता से नहीं लिया, और उस सारे का दबाव मान सरकार पे आया। इन्होंने एक अपने चुनाव मैनिफेस्टो में दिया था कि हम नशा मुक्त करेंगे वो, तो इन्होंने उस अभियान के लाया। लेकिन ये बिजली के बटन की तरह ऑन ऑफ तो हो नहीं सकता कि आज किया तो सुबह कर दिया, इसके लंबा प्रोसेस है। पहला चरण पूरा, दूसरा इन्होंने किया, इसमें अब गांव स्तर पे कमेटी, सब 10-10 आदमी कमेटी बनाएंगे जो गांव में अपने नशे की जो गतिविधियों को लेकर नज़र रखेगी। और उसके साथ इन्होंने बनाया भी स्कूल और कॉलेजों में इस पर चर्चा कराई जाएगी। जो जो माननीय है उनको बुलाया जाएगा ताकि इस पे प्रचार प्रसार किया जाए। और जो कम से कम पिछले 2 वर्षों में नशा मुक्त हुए हैं, जो पीड़ित थे, अगर वो 2 साल से ज्यादा हैं तो उनको भी आगे अपना मैसेज बना के चलाएगा। तो ये सारी बातें अपने आप में एक सकारात्मक कदम है, समाज हित में है। लेकिन इसके लिए भी ये इन्होंने रिहेबिलिटेशन सेंटर भी गांव में बनाने की बात की, और छोटी छोटी कई ऐसी बातें हैं, वो सब अच्छी हैं। पर इसकी कंटिन्यूटी, क्योंकि ये इसका टाइम बाउंड नहीं रखा जाता, अभी इन्होंने जनवरी तक रखा भी चले, ये लंबा प्रोसेस चलना चाहिए। और इस पे एक जो इसको ना नजर रखनी, जो सीनियर है एक, उसको एक अलग बेशक डिपार्टमेंट बनाया इस अभियान के लिए, जो उसकी नजर रेगुलर है कि हर स्तर पे कितना क्या क्या हो रहा है और क्या क्या रिपोर्ट आ रही है सारा। क्योंकि ये पहला चरण कानून के हिसाब से सब था, दूसरा चरण समाज की भागीदारी, फिर दोनों की, कानून और समाज दोनों, सरकार और समाज दोनों मिलकर इस प्रोसेस को पूरे जैसे है ना लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, लक्ष्य प्राप्त हो जाए। तो देखिए बिल्कुल समाप्ति तो हो ही नहीं सकती नशे की, क्योंकि जब पंजाब सरकार का या किसी भी दूसरी राज्य का ले लें तो वो जो शराब पर जो रेवेन्यू है डिपेंडेंट है। हर वो शराब की, तो वो तो चलने ही चलने, नशा तो वो चलेगा। लेकिन ये जो अवैध नशा जैसे अफीम है, कोरोन है, वो सारी चीजें, इन पे कम से कम रोक लगे जाए, तो ये अपने में बड़ी उपलब्धता होगी। समाज की, सरकार की अपनी उपलब्धि तो होगी, सेवा भी होगी समाज की, और पंजाब के वर्तमान भविष्य को एक उज्जवल साइड जो कहते हैं ना, सकारात्मक या पॉजिटिव साइड जिसको कहते हैं, उस तरफ एक कदम होगा। तो ये एक अच्छी है। और इसके साथ ही केजरीवाल ने जो घोषणा की कि गैंगस्टर के विरुद्ध भी हमें इसी तरह चलाएंगे। गैंगस्टर के विरुद्ध भी चलाना जरूरी है, क्योंकि आए दिन जैसे धमकियां मिल रही हैं, पिछले कुछ दिनों में जो फिरौतियां भी मांगी गई, कत्ल भी हुए, तो ये दोनों चीजें एक साथ जुड़ी हुई हैं। जब वो कम होगा तो फिर वो भी कम हो जाएगा। तो दोनों में समाज और सरकार की भागीदारी जितनी बढ़ा के करेंगे उतना काम आसान हो जाएगा, मैं ये कह सकता हूँ। जी बिल्कुल। प्रोग्राम में आगे चर्चा करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की। सर, अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया है और साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को टैरिफ और ज्यादा बढ़ाने की चेतावनी भी दे दी है। तो अमेरिका की इस दादागिरी पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वेनेजुएला को तो उन्होंने कब्जा कर ही लिया, बिल्कुल सर। मतलब आधे घंटे की कार्रवाई उन्होंने, वैसे तो 5-6 महीने की वहां पे, पर उस वेनेजुएला की जो इतनी आसान हुई ना, उसमें एक बात हम सबको भी ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि धनाढ़ तो था, तेल था उसके पास सबके, पर उसने एक काम जो किया वो ये किया कि वहां पे फ्री बीज बहुत थी, लोगों को बस फ्री बीज के चक्कर में लोग आलसी हो गए। उन्होंने इस बात के ध्यान ही नहीं दिया भाई देश किस तरह बढ़ा, और फ्री बीज के चक्कर में उनकी जो लाइफ स्टाइल थी उसको अमेरिका भाप गया कि इनके पास लड़ने की क्षमता को नहीं, और उन्होंने रिश्वत देकर ही वहां पे सारा अपना कंट्रोल किया, पैसे दिए, वो अपने जो एजेंट वहां भेजे और उनके माध्यम से सारा काम होगा। एक पहलू तो यह है कि जो फ्री बीज कितना नुकसानदेह हो सकता है किसी को, मतलब जब आपके आदत में बन जाए, तो आप रूटीन में लेना शुरू कर दें, हम तो सरकार दे रही है हम खा रहे हैं, बस खत्म हुई बात, तो अपनी जिम्मेवारी राज्य के प्रति नहीं समझते, तो उसका परिणाम ये आता है आपके। एक बात तो ये बना। दूसरा, ट्रंप ने अब ग्रीनलैंड की धमकी दी है, वो भी हमें जरूर चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि एक तो वो भी आ गई साथ में, वो उसमें भी मैं देखिए पैसे, उसमें भी उन्होंने डेनमार्क के जो ग्रीनलैंड
डेनमार्क के साथ उसकी है, उसके क्षेत्र में आता है वो ऑटोनमस बॉडी रखी हुई वहाँ पे। तो उन्होंने, अमेरिका ने अभी आज की था कि 9 लाख रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से सारे ग्रीनलैंड को पैसे दे दो, हमारे साथ जुड़ जाओ। मतलब पैसे और रिश्वत, ये किस तरह की सोच है ये, एक तो ये है। अब तीसरी बात आ गई भारत के साथ साथ उन्होंने ब्रिक्स के सारे देश हैं, जैसे चाइना, रशिया, ब्राजील, ये सारे, साउथ अफ्रीका, इन पे भी 500% टैरिफ लगाने के बाद, अब इस सारी जो घटनाक्रम को लेकर उनके अपने एक अर्थशास्त्री प्रोफेसर जेफरी, उनकी स्टेटमेंट आई हुई है कि उन्होंने कहा कि राजनीतिक रूप से ये स्थिर दिमाग का व्यक्ति मिल गया अमेरिका को, जो उसका कहना और करना, जो धमकियां देने, इसकी अपने इंटरनल चीजें इसके वश नहीं रही और ये हमले और धमकियों पे उतर आया। तो ये अमेरिका के भविष्य के लिए खतरा है, ये भटक जाएगा अमेरिका, इस पे कोई ना कोई चेक होना चाहिए, एक बात। दूसरी, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो रिएक्शन आ रहे हैं, देखिए इन्होंने पीछे वो संगठनों से भी विड्रॉल किया है कितने, अमेरिका को फजूल के हमें कोई जरूरत नहीं है। अब जब ये स्थिति बनी है तो इसका मतलब जो वैक्यूम क्रिएट हुआ, खालीपन जो आया, तो आएगा कौन आगे? फिर उसका विकल्प चाइना ही है इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि अमेरिका जब पैसा नहीं देगा इंटरनेशनल संगठन को, आज एक से निकलेगा कल को दूसरे में निकलेगा, या जैसे कोई ग्रीनलैंड पे हमला हो तो नाटो टूट जाएगा, तो कोई ना कोई आगे कौन आएगा उसमें? इस समय जो स्थिति है वो चाइना आ जाएगा। तो उस दृष्टि से भारत के लिए समस्या बढ़ेगी। एक तो टैरिफ की उधर बड़ी, वो हमारे सारे, और दूसरी तरफ अगर चाइना आगे निकलता है तो चाइना हमारे पड़ोसी देशों के साथ भी इंटरनेशनल लेवल पे उसका जब कद बढ़ता है तो भारत के लिए एक दबाव और परेशानी का कारण बनेगा। एक अमेरिका को ये समझना चाहिए कि जो ट्रंप कर रहा है उससे जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे पुतिन और शी, इन दोनों का, जो चाइना का है और इधर पुतिन रशिया के, इनका कद बढ़ेगा। उस कद के बढ़ने कारण भी एक कारण है कि ट्रंप ने जो वेनेजुएला पे हमला किया और ग्रीनलैंड की बात करी, और इंटरनल जो उसकी स्थिति है, जैसे प्रोफेसर जेफरी ने कहा कि काबू में नहीं है, ये सारी चीज़ों को मिला के उन्होंने ये काम किया। पर ट्रंप, ये एक दुर्भाग्य की बात है अमेरिका के लिए भी, हमें तो आर्थिक नुकसान जो होगा तो होगा, पर अगले 3 साल में अगर इसी तरह चलता रहा तो अमेरिका ही अपने आप में अकेला पड़ जाएगा और उसकी जो विश्व की जो वो भी खतरे में पड़ जाएगा, उसकी विदेश नीति सारी बदल जाएगी। या वो, तो उसने जो अच्छे काम पिछले किए हैं, तो आज एक जैसे बगड़ैल बेटा होता है अमीर आदमी किसी, ये अमीर देश का एक बगड़ैल शासक है, पर जिसकी लाठी से भैंस की, ये फार्मूला चलता नहीं, जंगल राज है और ये सभ्य समाज है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। और जो अंतर्राष्ट्रीय एक शीत युद्ध की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और शीत युद्ध कब विश्व युद्ध में बदल जाए, ये फिर ट्रंप के हाथ में भी नहीं रहेगा, ना अमेरिका के हाथ में रहेगा। और उसका नुकसान किसको कब हो जाए, आज वो आमने सामने वाली लड़ाई नहीं है, अब तो मिसाइलों की, एटॉमिक की है, तो कौन किसको कर दे। रशिया यूक्रेन पे इतना चलता रहा, आज किसी ने सोचा नहीं था इतना लंबा चल जाएगा। बिल्कुल सर। तो ये चीजें देखने वाली हैं। ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए, भारत के लिए नहीं, अंतर्राष्ट्रीय एक विश्व युद्ध की तरफ हम बढ़ते, शीत युद्ध शुरू हो चुका है और विश्व युद्ध की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगर ट्रंप पे इस समय कोई अमेरिका के भीतर उठ के आवाज उठनी तो शुरू हुई है, दबाव पड़ेगा और अंतर्राष्ट्रीय दबाव में यूएनओ भी उन्होंने फेल, एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय कानून माना ही नहीं ना, जिस हिसाब से उसका दिल करा उसने कर लिया। तो ये सारी चीजें खतरे की घंटी है। पर इसको ट्रंप का आज की तरह कि मेरी आप ही, जो मैं ही अपने आप को रोक सकता हूँ, ये अत जो है ना, एक खुदा का बैरी होता है। तो अल्टीमेटली इसका नुकसान ट्रंप को भी होगा और अमेरिका को भी होगा। आज सोचे या कल सोचे, बाकी विश्व को तो अपने आप को संभालना ही पड़ेगा, इसको सबको रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा अपने हिसाब से, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय ट्रंप के निकल जाने से, अमेरिका के निकल जाने से व्यवस्था तो नहीं टूटेगी, पर हिलजुल होगी। उस हिलजुल में कौन कहाँ एडजस्ट करता है उसको समय लगेगा।
तो देखते हैं आगे क्या करते हैं। जी। प्रोग्राम में आगे चर्चा करेंगे आवारा कुत्तों के आतंक की। सर, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि आखिर लोग कब तक आवारा कुत्तों से परेशान रहेंगे। आवारा कुत्तों का आतंक क्योंकि बढ़ता जा रहा है। अभी 2-3 दिन पहले भी कोटा में 2 बच्चों को आवारा कुत्तों ने नोचा तो उनको 5-5 टांके जो है वो लगे हैं। तो उन्होंने कहा है कि खास तौर पर अस्पतालों में, स्कूलों में या अदालत परिसरों में कुत्तों की क्या जरूरत है। आप इस संदर्भ में क्या कहेंगे? देखिए, अगर आदिकाल से देखें तो मानव का जो एक वफादार साथी कुत्ता ही रहा शुरू से। जब हम अब तो सभ्य समाज कहते हैं, जब जंगल में भी आदमी रहा तो उसके साथ कुत्ता उसके साथ रहा, और युगों पुराना साथ जो चला आ रहा है। तो ये एक एस्पेक्ट है। लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, जो अभी भी जो चल रही है, उन्होंने 13 जनवरी को अगली सुनवाई रखी है। मेन जो मुद्दा जो डॉग लवर्स या पेट लवर्स हैं, उनका अपने दलीलें हैं कि नहीं, इनको उन्होंने कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हमने ये नहीं कहा कि सारी सड़कों से सारे कुत्ते निकाल दें। हम तो ये कहते हैं कि कुत्तों सहित अन्य जानवर भी जो एक्सीडेंट का कारण बनते हैं वो बचें, और उसको इनको जैसे रोका जाए। दूसरी बात, उन्होंने जैसे आपने कहा कि अस्पतालों में, सरकारी जो कार्यालय है, अस्पतालों में तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। ये बड़ी घटनाएं हैं कि कुत्ते बच्चे को उठा के जो कहते, पंजाब में बहुत घटनाएं हैं ऐसे। तो ये आए दिन किसी न देश के किसी न किसी में कुत्ते, और उन्होंने बात सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कुत्ते से जो काटते भी उनसे, जो डरते हैं उनसे, थोड़ा सा हिलते हैं। और कुत्ते की साइको होती है कि जो भागता है उसके पीछे पड़ते हैं, जो खड़ा रहता है सूंघता है, जो कॉन्फिडेंस से खड़ा रहता है उसको वो आगे निकल जाता है, जो थोड़ा सा हिलता है तो वो उसके पीछे पड़ता है और उसको ये तो इस बात को सर्वोच्च न्यायालय ने समझा और कहा। अब समस्या कहाँ है? क्योंकि लवारस कुत्तों की बढ़ती संख्या, ये काम था कि राज्य सरकारों का आगे जो नगर निगमों का या वेटरनरी हॉस्पिटल जो उनका काम था। अब उसको किसी ने पहले किसी से गंभीरता ने लिया ही नहीं, ना उनकी नसबंदी कराई गई, ना उनके रहने खाने का, ना पीने का। जब संख्या बढ़ती है और फिर भूख के कारण भी वो आक्रामक होते हैं। फिर दूसरी बात है कि जो डरते हैं वो पत्थर भी मारते हैं, लाठी भी मारते हैं। तो कुत्ता जो फिर घूरता है, उसको वो अपने बचाव में भी फिर काटता है, भी मेरे पास ही ना हो। उसको भी अंदर से डर होता है कि मैं मारेगा, ईंट मारेगा जब मतलब। तो दोनों की ये जो है ना मनोस्थिति, जानवर की भी और इंसान की भी, वो टकराव वाली स्थिति में आए, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या सबसे बड़ा है। अब उसको कारण जब नगर निगम या जब तक वो गंभीर नहीं होंगे, और इसके साथ साथ मेरा जो है कि जो पेट लवर है, देखिए कोर्ट ने जगह कि हम ये नहीं कहते कि जो खाना डालते हैं या जो संभालते हैं उन पे कोई कार्रवाई करो। हाँ, जिस वो पीड़ित है, जो अफेक्टेड है, वो इंडिविजुअल लेवल पे कोर्ट में जा सकता है। हम जनरल एन ब्लॉक कोई ऑर्डर नहीं दे सकते कि हाँ इनको ऐसे जा। जो व्यक्तिगत रूप में कोई पीड़ित है तो जाए। चाहिए तो ये कि जो पेट लवर है और कारपोरेशन है, जो जिला स्तर के है, जो वेटरनरी हॉस्पिटल है, उनके साथ जो डॉक्टर है, वो ऐसी एनजीओ सरकार उनको सपोर्ट करे और वो दोनों मिलके आगे काम करें। और सबसे पहले तो ये लक्ष्य है कि जो उनकी संख्या पे कंट्रोल किया जाए। जब तक संख्या कंट्रोल नहीं होगी तब तक ये समस्या हल नहीं होने लगी। ना मारने से होगी, ना कराने से, ना बचाने से, ना, क्योंकि संख्या जब बढ़ती चली जाएगी, देखिए संख्या किसी भी चीज की जो बढ़ जाए, कई दफा हमें अपने इंसानों की संख्या को लेकर थे इतने बढ़ के कैसे सुविधा इसका करेंगे। तो जानवर तो बेजुबान है, उसको तो आपको संभालना ही पड़ेगा ना, उसको तो ये विवेक ही नहीं है इस हिसाब से चलना है। तो उसके लिए जो पेट लवर हैं और सरकार जो नगर निगम है और वेटरनरी है, ये तीनों की एक जैसे समिति बन जाती है जो एक जिला स्तर पे, वो ऐसे कार्य करें। और जो सरकार भी कुछ मदद करे आर्थिक, और जो समाज सेवी हैं, जो बड़ी कंपनी हैं, उनको भी साथ जोड़ा जाए ताकि उनको एंटी रेबीज लगने हैं या कुछ तकलीफ होना है या खाने पीने का जो रहन उनका बनना कुछ उनका, तो वो बन सके। वो ही समस्या का, और ये एकदम ये भी होने वाली नहीं, इसको भी समय लगेगा, पेशेंस, धैर्य चाहिए।
और आपकी सोच इंसान की बदलनी चाहिए कि ये मेजबान हमारा वफादार रहा है इतने, और आज भी है जिसके बाद, तो उसको कैसे संभाला और उसका दुख तकलीफ कैसे बांटा जाए, क्योंकि हम सब प्राणी हैं, इस ब्रह्मांड के हिस्से हैं, एक दूसरे के पूरक है, तो उसमें टकराव नहीं होना चाहिए, उसको संभालना चाहिए। और ये एक लंबा प्रयास है, इसको शॉर्टकट मार के कोई इसका छोटे रास्ता लेके हम नहीं आ सकते, इसको मारना शुरू कर दें, जो जहर दे के खत्म कर दें, जो ना, इसकी संख्या करोड़ करने के लिए वो सबसे बेहतर रहता है। उसके लिए कोऑपरेटिव सॉर्ट ऑफ एक दूसरे को मदद करके चलें, यही क्या है। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम चर्चाएं खास। सबके साथ बहुत अहम मुद्दों पर एक बार फिर से हमने चर्चा की। अगले हफ्ते और मुद्दे होंगे, इसी प्रोग्राम में आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे रचना को और सर को दे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।